अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक मैं ऐसे टॉपिक से करने जा रही हूँ जो कि हमारी सोसाइटी में नासूर बनता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले सियालकोट में माजरत के साथ सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था। हम सबको पता है कि कितना अरसा हम लोग उस तकलीफ़ में रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था वो हम सब ने फेस की है। और अभी कुछ दिन पहले जैसे खानेवाल में एक और वाक़या पेश आया है, आप सब ने देखा होगा कि किस तरह हुजूम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया इस चीज़ पर, इस बात पर कि उसने बेअदबी की है। हालांकि जो बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई, पता चला कि वो शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं था और गुज़श्ता कई सालों से वो शख्स ज़हनी तौर पे बीमार था। नाज़रीन, अगर हम देखें, हम सिर्फ अपने मज़हब की अगर बात करें तो दीन इस्लाम मोहब्बत, रवादारी, इंसानियत का दीन है। हमें हमारा दीन वो कुछ सिखाता है जो शायद हमारी सोसाइटी भी नहीं सिखाती, हमारा माशरा भी नहीं हमें सिखाता। हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। अगर हम ये बात करें अदम बर्दाश्त के रवैये की, तो जितनी बर्दाश्त का हमारा दीन हमें कहता है, शायद ही कोई और दीन कहता हो, या शायद ही किसी सोसाइटी में इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको सिखाई जाती हों। कुछ अर्सा पहले मैं एक वाक़या सुन रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने, जो कि काफिर था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो जो सहाबा कराम थे वहाँ मौजूद थे, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हम इस शख्स को कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे कहा कि इस शख्स का सर कलम कर दो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स को वहाँ से ले गए और शहर के बाहर जाके उसको छोड़ दिया। वो शख्स हैरान हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म दिया था, लेकिन हज़रत अली ने तो मुझे छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ गए तो सहाबा कराम ने कहा कि आपने तो कत्ल करने को कहा था, उसका सर कलम करने को कहा था, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो उस शख्स को छोड़ के आ गए हैं, हमें कहते हैं हम उसका सर कलम कराते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेरी बात समझ गए हैं। अगले दिन वो शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाक़या बताते हुए मेरे अपने भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से बिल्कुल हट गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारी सोसाइटी में इस वक्त जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी है, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर दी, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे कि हमारा दीन हमें क्या समझाता था। अच्छा, मैं इस हवाले से जो कि अभी हालिया दिनों में वाक़या पेश आया, इस पर मैं बात भी करूँगी। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे। और साथ ही साथ मियाँ शाहिद नदीम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से मैं पहले बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी आ रही है। अल्लामा साहब, ये जो खानीवाल में वाक़या पेश आया है, हम रियासत की बात करते हैं कि रियासत को हमारा दीन भी एक ताकत का देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो वाक़या पेश आया है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या हमारे आइनी कानूनी इदारे मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है जी कि रियासत अपनी आवाम के साथ ताकतवर होती है, रियासत जो है अपने लोगों के साथ ताकतवर होती है। कोई भी रियासत अगर उसकी आवाम, उसके लोग, उसकी सियासी मजहबी जमातें कमजोर हों या वो रियासत के बयानिए के साथ खड़ी ना हो, तो रियासत ताकतवर नहीं रह सकती है। बदकिस्मती ये है कि जो कुछ हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये 40 साल में हम इल्जाम तराशी तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी सियासी मजहबी जमातों ने इसको कहीं ना कहीं पर, इस नासूर को, इस कैंसर को बढ़ाने में मदद दी है और आज वो भुगत रहे हैं। हम उसका किसी न किसी ने अपना अपना हिस्सा इस आग लगाने में डाला हुआ है, इस आग बुझाने में भी हम अपना 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 हिस्सा अदा करें। और जो हमारे पास दो दस्तावेज, दो चीजें मौजूद है, एक कौमी एक्शन प्लान मौजूद है और एक पैगाम पाकिस्तान मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ऐसे फतवे, ऐसी तकरीरें, ऐसी तारीरें जिनसे फसाद फैलता है, इश्तिहाल फैलता है और जिनसे आम बेचारा जो एक जाहिल है, पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है, वो भी इश्तिहाल में आता है। और पढ़ा लिखा भी एक बिनाइसुल कौम जो है, एक इज्तिमाई सोसाइटी का जो मुतशद्दिदाना रवैया है, उसका इलाज यही है कि हम सब मिल बैठकर
जो हमारे पास कौमी एक्शन प्लान और पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक लाया अमल है, उस पर अमल करें। बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा लामा साहब, फिर हमें खानीवाल वाक़े की जो पेशरफ्त है इससे भी आगाह कीजिएगा प्लीज। जी, अब तक तकरीबन 85 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से मेन मुजरिमीन गिरफ्तार हो गए हैं जो मेन किरदार थे। 300 के करीब पर FIR है और मुसलसल हमारी पुलिस और जो हमारे सलामती के इदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। ये बेचारा एक मजनून आदमी था, कम ज़हन और मेंटली गुज़श्ता 16 साल से ये बीमार था। बस एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने ये किया वो जरा सोचें या उनके मुतल्लिकीन सोचें कि बैतुल्लाह का जब अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है वहाँ कहा वमन दखलहू काना आमिना, और मस्जिदें तो बैतुल्लाह की बेटियां हैं। इस शख्स को मस्जिद में बांधा गया, मस्जिद में मारा गया। ये इतना बड़ा जो जुल्म हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें जो जो लोग शामिल हैं इंशाअल्लाह वो अपने इंजाम को पहुंचेंगे और वजीर आजम साहब ने इस पर बहुत वाज़ेह हिदायत दे रखी हैं और वो खुद वजीर आजम साहब का ऑफिस इसको देख रहा है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो एक कौमी इत्तेफाक राय इन वाकयात पर सामने आया है, था वो सियालकोट का हो या तलम्बा का हो, इससे भी इंशाअल्लाह जो है बेहतरी आएगी और ये जो इस तरह के वाक़यात हैं उनमें कमी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हिकमत अमली की ज़रूरत है, इस तरह के वाक़यात में कमी होगी। लामा साहब, आपने एक बयान दिया था कि प्रेनाथा कुमारा की तरह हमें इस शख्स के साथ भी खड़ा होना होगा जो खानेवाल वाला जो वाक़या पेश आया है, और इस तरह के वाक़यात के बाद हम पर उंगलियां उठ रही हैं। अब लाहे अमल क्या बनाया जाएगा, एक तो हुकूमत की जानिब से भी और दूसरा मजहबी जमातों की जानिब से भी, क्या लाहे अमल बनाया जाए कि लोगों को इस तरह के अमल से रोका जाए? देखिए, हम हुकूमती सतह पे भी और प्राइवेट सतह पे भी पैगाम पाकिस्तान की सतह से लेकर थाने की सतह से लेकर ऊपर तक बढ़ा रहे हैं और उनका बुनियादी मकसद ये है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो वो कमेटी फाल हो, वो आए, वो चीजों को संभाले, उसका अवाम के साथ एक ताल्लुक हो, बजाय वायलेंस की तरफ जाने के बाहमी बैठ के मामला को देखा जाए। और अगर कोई मुजरिम है तो उसको कानून के मुताबिक जो है सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाह है तो उसे रिहाई मिलनी चाहिए। तो इसी तरह एक मीडिया और जितने भी तबकात है पाकिस्तान में जिंदगी के तो उनको अपना अपना किरदार अदा करना है और अगर वो उसमें अपना किरदार अदा नहीं करते हैं तो फिर बहरहाल हमें ये सोचना होगा कि हमारा मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। उसको बचाने के लिए हमें बहरहाल अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल, हमारे साथ मियाँ शाहिद नदीम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं इस हवाले से बात करना चाह रही थी। मियाँ शाहिद साहब, मैं जैसे कि बात कर रही थी मजहबी रवादारी की और अदम बर्दाश्त के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। हम लोगों से लोगों के रवैये भी बर्दाश्त नहीं होते हैं और मजहबी रवादारी भी हम लोगों से दूर होती जा रही है, यानी कि एक तो लहजों में, रवैयों में सख्ती और बेलचक रवैये हमारे होते जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त पैदा करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए आयशा, जिस तरह अभी इलामा साहब भी फरमा रहे थे, ठीक है कि कुछ चीज़ों पे एक्शन हो रहे हैं, लेने भी चाहिए हुकूमती सतह पर भी। और ख़ास तौर पे मैं एक बात करूँगा जो सिविल सोसाइटी है जिसके अंदर तमाम सोसाइटीज़ आती हैं, वकला की है, टीचर यूनियंस हैं, प्राइवेट ट्रेड यूनियंस हैं, अपना NGOs हैं, तंजीमें हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं, देखें ये अपनी अपनी जगह पे जो काम कर रहे हैं इनको पे वो काम कर रही होती है। इसी तरह अगर वो अपना इसी को मजहबी रवादारी को लेके चले, बैनुल-मज़हब हमआहंगी को लेके चले, अगर हम स्टार्ट से ही अपनी जैसे स्कूलिंग है बच्चों के माइंडसेट बनाना शुरू कर दें कि तमाम मज़ाहिब जो हैं उनके साथ हमें चलना है, ठीक है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हमें नफ़रत अंगेज़ बात नहीं करनी। बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप बात कर रही हैं कि अदम बर्दाश्त को कैसे पैदा किया जा सकता है, हमें अपने रवैयों के अंदर लचक पैदा करनी होगी, हमें दूसरे अकायद के मानने वालों को एक्सेप्ट करना होगा। अभी जिस तरह हम खानेवाल मियाँ चन्नू वाले वाक़े की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब देखिए अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जो बंदा ज़हनी तौर पे जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है उसका नमाज, रोज़े, इवन के गुस्ताखी तक माफ़ है, लेकिन हम वो बंदा
और उस अवाम को भी पता है कि वो 15 साल से ज़ीनी मजदूर है। अब देखें वाकई की सदाकत तभी सामने आएगी जब हकायक सामने आएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर लेकिन वहाँ पे हम लोगों की बात करें, जो लोगों के वहाँ पे कमेंट्स है कि वो कहते हैं कि ये बंदा बड़ा धीमे मिजाज का था, बड़ा पुरअमन था, लेकिन वो अपना चलो उसका ज़हनी जो तवासन था वो ख़राब हुआ। लेकिन हम वहीं पे अटके हुए हैं कि हम चाहे किसी भी जो भी जिस मज़हब का भी मानने वाला है, हम अपनी इबादत गाहों के अंदर बिना शक ना जाते हों। हाँ। लेकिन जब हम मज़हब के नाम की बात करते हैं तो हम बगैर तहकीक किए भाग उठते हैं कि अगले को जहन्नुम वासिल करना है, अगले को मारना है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो उलमा किराम हैं, हमारे असाज़ा किराम हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनको सबको अपनी अपनी जगह पे अपना जो किरदार है अदा करना होगा। देखिए जब हम स्टार्ट से बच्चों की माइंड सेट करना शुरू कर दें, मैं अपने एक घर की एग्जांपल दूंगा कि एक ट्रांसजेंडर है, वो वीकेंड पे आता है मांगने के लिए, ठीक है। मेरी बेटी है 4 साल की। अच्छा, अब वो खैर माशाल्लाह 4.5 साल की होगी। जब वो आता था ना, पहले वो कहता था ये खुसरा मांगने है। उसकी काउंसलिंग उसकी मदर ने ऐसे की है कि नहीं बेटा, इसको हमारे बराबर है, ये ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, एक बड़ा जो उसके लिए इज्जत वाला लफ्जों को चुनाव करना चाहिए। और अब वो जब भी आता है, मेरी बेटी जब वो उसको पता चलता है वो गली में आ गया ट्रांसजेंडर, वो अपनी दादो अम्मी से पैसे लेती है, मैंने ट्रांसजेंडर को देनी है, और वो हमेशा ट्रांसजेंडर कहती है, जाके उसके साथ सलाम लेती है। लेकिन अगर हम इसी तरह अपने बच्चों की काउंसलिंग घर से स्टार्ट कर दें, फिर अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर सेट करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक रवैयों के अंदर बेहतरी आ सकती है। हमें खास तौर पे अपने रवैयों के अंदर लचक पैदा करनी है। मियां शाहिद साहब, एक और भी सवाल जो है रियासत के किरदार का, ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों से रियासत का खौफ, डर या कानूनी इदारों का खौफ खत्म होता जा रहा है। अभी जो इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, पै दर पै वाकयात पेश आ रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक लंबे अरसे बाद ऐसा कोई वाकया हुआ, हमने आगे पीछे इस तरह के वाकया देखे। लोगों में ये खौफ खत्म होता जा रहा है कि इसमें रियासत बाद में क्या किरदार अदा करेगी, कानूनी इदारे उनके साथ क्या करेंगे फिर। बिल्कुल। अब यही हम प्रियंथा वाली एग्जांपल ले लेते हैं सियालकोट वाकया की। चलो ये करंट सिनेरियो में महीना या 2 महीने हुए इस वाकये को गुजरे हुए, ठीक है। अगर इन लोगों के लिए हम कोई लॉ ऐसा बना दें जो मज़हब का, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसालिक से हो, ठीक है, गलत इस्तेमाल करे, उसको फौरन सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पे, अदालती तौर पे। तो मेरे ख्याल में जब सज़ाएं मिलना शुरू हो जाएंगी तो रवैयों में चेंज ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अब कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये पढ़ रहा था कि 33 लोगों को नामजद किया गया, या 30 या 33 लोगों को FIR के अंदर, 33 लोगों को, और 300 लोगों को नामालूम अफराद करार दिया गया है। अब देखिए वो जो 33 लोग नामजद हैं, तो वो क्या दूसरी दुनिया में तो शिफ्ट नहीं होगे या दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट तो नहीं होगे। तो हमारे जो अपना इदारे हैं, कानूनी इदारे जो हमारी अपना इम्प्लीमेंट करवाने वाले लॉ फोर्सेस हैं, उनको फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और इवन के ऐसे वाकयात के अंदर मैं कहता हूँ किसी भी सियासी पार्टी का हो, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस सियासी तौर पे नहीं होना चाहिए। अभी मैं सुबह बात कर रहा था आपके एक नुमाइंदे से कि बात हो रही थी, मैं करंट खैर इजाज़ आलम साहब हमारे साथ नहीं बैठे हुए, मैं कोई 13-14 साल से डेवलपमेंट सेक्टर के साथ मुंसलिक हूँ। लेकिन इन 3 सालों के अंदर, 3.5 सालों के अंदर मैंने इस बंदे को, जो 2 ईयर से मैं जानता हूँ इसको, जितना मुतहरिक इस बंदे को मैंने देखा है, ठीक है, और बेतहाशा काम कर रहा है इंटरफेथ हारमोनी के ऊपर, बैनो मज़हब के ऊपर। जिस तरह भी मौलाना साहब भी फरमा रहे थे कि हम बैनो मज़हब हम मांगी हैं कमेटियां पहले सूबाई सतह पे। ये शायद से माजरत में आपकी बात काट रही हूं, अभी एक ब्रेक से हम वापस आएंगे, अपनी बात को हम जारी रखेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम जैसे कि बात कर रहे हैं बैनुल मज़ाहिब, हम-आहंगी, रवादारी और मजहबी रवैयों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मियां शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मियां शाहिद साहब, हम इन वाक़यात का जिक्र भी कर रहे हैं, इस पर हम अपने तौर पर जो हम बात कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारे नाजरीन के लिए या आप ज़रूर क्लियर करें कि असल में बैनुल मज़ाहिब, हम-आहंगी और रवादारी है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? देखें आयशा, जिस तरह बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी की हम बात कर रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया के अंदर
तमाम मज़ाहिब, अकायद और उनके पैरोकारों के दरमियान अमांगी कबूलियत और रवादारी का पैगाम फैलाना है। ये वो अमल है जहाँ तमाम अफराद को इंसान के तौर पर कबूल किया जाता है और मज़हब को उनका ज़ाती मामला समझा जाता है। बेसिकली बात यही है। देखें, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल पुट करूँगा मिसाक मदीना की। माहिदा मिसाक मदीना क्या था, किन लोगों के साथ था? अब देखें, गैर मुस्लिम लोगों के साथ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना, माहिदा मिसाक मदीना किया। उसमें शराइत क्या थी कि एक दो मैं एग्जांपल दूंगा। उसके अंदर जैसे मदीना मुनव्वरा की हिफाजत शराइत लिखी माहिदा मिसाक मदीना के अंदर कि जो इसकी हिफाजत है, अगर कोई दूसरा बंदा इसके ऊपर मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला आवर होता है तो जो मसीह लोग बैठे हैं वो हमारा साथ देंगे उसकी हिफाजत के लिए। अच्छा, उसकी हिफाजत के लिए साथ देंगे। सबने लब्बैक कहा। इसी तरह मुसलमान भी अगर मसीहियों के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो मुसलमान भी उनका साथ देंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर एक इसी मुआहदे की शिक है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला होगा वो हतमी होगा और दोनों मज़ाहिब के लिए। और वो देखें, अब हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक दर खाक भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे अपने नॉर्म सेट कर लिए हैं कि हमने ये करना है, वो करना है। अभी सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बड़ी हाइप क्रिएट कर रही होती हैं, हमें सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना है। अब देखें, अगर मेरा मसलक है तो मेरा बुनियादी हक है, ठीक है। अगर किसी दूसरे का मजहब है, दूसरे का मसलक है, तो उसका बुनियादी हक है। तो हमें इन चीज़ों को, रवैयों की ट्रेनिंग करके कम करना होगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मुल्तान के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है। उसमें हमने छोटे लेवल पे जो अपना उलमा किराम, यानी कि एक तो बहुत बड़े उलमा किराम होते हैं, ठीक है, आलम फाजिल होते हैं, जो इमाम मस्जिद थे, पादरी थे, पंडित थे, अपना इसी तरह हिंदुइज्म में से तमाम मज़ाहिब के जो लोग थे, ठीक है, पेशवा जो थे, उनको हमने इकट्ठा किया और तकरीबन कोई 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया और 90 लोगों को हमने लिया। जब हमने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो तमाम मज़ाहिब के हवाले से थी और लोगों ने बड़े खुश दिल से एक्सेप्ट किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम भी आगे इन चीज़ों को कर सकें। उसमें जाहिर बात है आपस में बहस मुबाहिसे भी होते थे, मुकालमे भी होते थे। सबसे पहले हमें मुकालमे और तहकीक को जो परवान चढ़ाना होगा। जब मुकालमे और तहकीक की बात करेंगे तो हमारे रवैये ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। बिल्कुल। हमें यहाँ पे मजहबी बात करने से हम डरते हैं, खौफ आता है, और बल्कि हमें इजाज़त भी नहीं है कि मजहब के नाम पे हम बात करें। हमें सबसे पहले तमाम अकायद को, तमाम मसालिक को, तमाम मज़ाहिब को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दिल से एक्सेप्ट करना होगा। बिल्कुल। तो फिर हम जो ये सियालकोट जैसे वाकयात, मियाँ चन्नू जैसे वाकयात, कोट राधा किशन जैसे वाकयात, फिर ही यूनाबाद जैसे वाकयात, फिर ही हम इन वाकयात को, जोसेफ कॉलोनी जैसे वाकयात, फिर ही हम इन वाकयात को। अच्छा, यानी कि ज़रूरी ये है कि बजाय हम ये बात करते हैं कि हुकूमती लेवल पर ये चीज़ें हों या मजहबी रहनुमा ये चीज़ें करें, हमें असल में गली मोहल्ले से चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत है। जी। गली मोहल्ले से लोगों की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि मजहबी रवादारी, हम आहंगी या इस तरह की जो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बर्दाश्त, एक दूसरे के जो अकायद को बर्दाश्त करना या एक दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त करना, ये असल में छोटे लेवल से, निचली सतह से जो है ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सा हमारा घरों का भी जो किरदार होता है, घरेलू किरदार। अब देखिए, मैं अगर आप या मैं या कोई भी अपने बच्चों के सामने हवाले से भी बात आती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ख़वातीन का ज़्यादा हिस्सा है, ज़्यादा परसेंटेज ख़वातीन की है। तो फिर यहाँ पे ख़वातीन का क्या किरदार है? घरेलू ख़वातीन हो गई या जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं, उनका क्या किरदार है? देखिए, ख़वातीन माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आबादी का सबसे अहम हिस्सा है, जिस तरह आपने भी अभी बात की, ठीक है। अब देखिए, हम इस एक स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, हम मेल भी हैं, आप भी बैठे हुए हैं। आप जब अमन की, रवादारी की, मुसावात की बात करना शुरू कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रवैयों के अंदर चेंज आएगा। अच्छा मियां शाहिद साहब, इस पे मैं आपसे बात करूंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर एजाज आलम ऑगस्टिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ आपको मैं सर। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और रवैयों के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से, तो हम आहंगी को, जो बैनुल मसालिक हम आहंगी है, उसको हमारे मुआशरे में किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में जितना मौजूदा हुकूमत की में इंटरफेथ का काम हुआ है, इससे पहले शायद नहीं हुआ था। आप उसका एग्जांपल देखने के हमारे पास एक रोल मॉडल है, करतारपुर कॉरिडोर है। फिर पंजाब में पाकिस्तान की पहली जो है इंटरफेथ हार्मनी की पॉलिसी जो है मुतारिफ करवाई है,
उसके बाद 188 बुक्स हैं जिसमें हेट मटेरियल को ख़त्म किया गया है। इसके अलावा बहुत सारा जो करिकुलम नया है उसमें इंटरफेथ के सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। तो ये फिर हमारे डिपार्टमेंट से वाइट इन फ्लैग्स और डाइवर्स लैंड्स, ये 2 बुक्स लॉन्च की गई हैं जो इंटरफेथ को इंट्रोड्यूस कराती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इतना काम करने के बावजूद भी जब कोई सियालकोट वाला या ये तलम्बा वाला वाक़या हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये यकीन करें कि हमारे काम को फिर पूरी दुनिया में ज़ीरो पर ले आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा पूरी दुनिया में एक परसेप्शन जो जाती है वो बहुत ही और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा जो है एक काबिल मज़म्मत वाक़यात जो इस तरह के होते हैं और उसमें हम खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही जो है उस सजा भी सुना देते हैं और वहीं पे उस शख्स को तो ये इस तरह के माइंडसेट के लोग जो है वो यकीनी तौर पर ना तो इस्लाम की वो खिदमत कर रहे हैं ना वो पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं हमारे दुश्मन हैं जो उनके एजेंडे को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो एक तो बुनियादी बात यह है कि इंटरफेथ की चीज़ों को इस तरह के लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालांकि पिछले चंद सालों में हमारे उलमाए किराम का भी रोल बड़ा मुस्बत रहा है, फिर हुकूमत खुद इन चीज़ों को देख रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी जो लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस सेक्टर हैं, चाहे वो पीस मेकर्स हैं, चाहे एक आम लोग हैं, वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये इंटरफेथ का जो गुलदस्ता है ये इस तरह ही सजा रहे। मतलब हर किसी को अपनी तौर पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अच्छा एजाज साहब, एक चीज़ जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो अदम बर्दाश्त वाला रवैया है पूरी दुनिया में हमें देखने में आ रहे हैं। हमने फ्रांस में भी देखा, हमने ये अभी न्यूजीलैंड में जो ऐसे वाक़या पेश आया था वो भी हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया में हमने इस तरह के वाक़यात देखे, अभी इंडिया में भी इन दिनों में ऐसे के वाक़यात चल रहे हैं। तो क्या पूरी दुनिया में इस वक्त अदम बर्दाश्त और जो हम बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की बात करते हैं, मतलब उसमें कमी देखी जा रही है? पूरी दुनिया इसका शिकार है। पाकिस्तान में तो हमने आगे पीछे देखे हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया में भी इस तरह के रवैये देख रहे हैं। देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो सियालकोट सानिया वाले या खानेवाल वाले इस तरह के माइंडसेट के लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आप अमेरिका में जाएं, आपको टेरी जॉनसन टाइप के लोग मिलेंगे, आपको फ्रांस में इस तरह के जो लोग मिलेंगे, आपको पूरी न्यूजीलैंड में लोग मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में उन तमाम ममालिक से ज़्यादा इंटरफेथ पे काम हुआ है। तो हम ज़्यादा बेहतरी की तैयारियाँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी छोटी किसी बात को पूरी दुनिया में बढ़ा करके पेश किया जाता है, जबकि उनकी बड़ी बात भी जो है वो आज़ादी के ज़मरे में आ जाती है, दूसरी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो ये एक नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हमारी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया। सर, आपने ये बहुत अच्छी बात किया है कि हम लोग जो भी कर लें, अगर एक वाक़या हो जाए तो वो वाक़या हाईलाइट हो जाता है, और अगर पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात पेश आए तो आज़ादी इज़हार राय के लेकिन इस बात में मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि जो हमारे भी वाक़यात होते हैं वो बिल्कुल वो तो सपोर्ट करने वाले हैं नहीं सर। इस पर हम बात भी करेंगे, मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे कि हम इंटरफेथ हारमोनी, मजहबी रवादारी और सोसाइटी में जो हमारे रवैये हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं, अलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। अस्सलाम वालेकुम अलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अलामा साहब, अभी जो हालिया दिनों में ये वाक़या पेश आया है, इससे पहले सियालकोट वाला वाक़या, उस पर भी मेरी आपसे काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। अभी ये खानेवाल वाला वाक़या, इस तरह के वाक़यात में मजहबी उलमा का किरदार क्या है? अच्छा भाई, बिलाशुबा इस्लाम अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, एहतराम इंसानियत का पैगाम, दूसरे मज़ाहब के पैरोकारों के साथ मुसावात और बहुत ही अच्छे अखलाक पर मबनी बर्ताव का पैगाम देता है। बिल्कुल। और बैसियत एक दीन के तालिब इल्म की हमारी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के इन महासिन को, इन पाकीज़ा तालीमात को हम आम करें और आवाम तक इस पैगाम को हमसे नशीन कराने की पूरी
जस्तजू करें, बिल्कुल। ताकि हर जो यहाँ पे शहरी आबाद है, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। पिछले 34 साल का मेरा जो अपना अमली तजर्बा है कि पाकिस्तान के तमाम मकातबे फिक्र के ज़ुआमा, कायदीन, उलमा वो इस मामले में बिल्कुल संजीदा हैं और उनकी कोशिश अज़हर मिन शम्स है। और उसका ये नतीजा है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं जुमला कहूँ तो इसमें शायद जरा भी मुबालगा नहीं होगा कि पाकिस्तान अक़लीतों के लिए एक जन्नत की मिसाल, एक जन्नत की नज़ीर है। यहाँ पर जो आज़ादी और जो एहतराम और जो मैं समझता हूँ इकराम हम अक़लीतों को दे रहे हैं। बानिया पाकिस्तान क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक वो ये है कि ये अक़लीतें हमारे पास सिर्फ अमानत नहीं है बल्कि मुकद्दस अमानत की हैसियत रखती हैं। या आप देखें, अभी एजाज आलम साहब मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं, हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं, किस कदर हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, इज्जत का उनके पास मनसब मौजूद है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ तमाम जितने भी यहाँ मज़ाहिब आबाद हैं, चाहे वो मसीह हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हत्ता के पारसी हैं, उनके जितने ज़ुआमा और कायदीन हैं उनको बड़ी एहतराम की निगाह से देखा जाता है। पूरे मुआशरे में मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी तकरीबात में उनको बड़ी इज्जत एहतराम इकराम के साथ बुलाया जाता है। हत्ता कि जो उनकी पब्लिक है उनके साथ भी हमारी पब्लिक का बर्ताव बहुत अच्छा है। मैं देखता रहता हूँ क्योंकि जो मजहबी इनकी खुशियाँ होती हैं उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमारी आवाम जो है उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा रवैया रखते हैं। लेकिन चूंकि ये 22 करोड़ की एक बड़ी रियासत पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मुल्क है और उसमें देखिए मुसलमान एक बाज़ मुसलमान के साथ उलझाव पैदा हो जाता है, बाज़ वो कत्ल गारत तक भी बात चली जाती है। बाज़ खुद क्रिश्चियन के अंदर भी इख्तलाफात हमने देखे हैं, एक दूसरे के साथ उनके मुकदमात भी हमने देखे हैं और महसूस किए और कत्ल गारत की नौबत भी आ जाती है। तो जो इंसानी सोसाइटीज होती हैं बैसियत इंसान वहाँ पर ऐसे हादसात हो जाते हैं। यानी कि हम किसी एक शख्स के या कुछ एक खास तबके के एक्ट को हम पूरी कौम पर नहीं मुसल्लत कर सकते कि पूरी कौम भी इसमें मुलविस है। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मसरूफ़ हैं इसलिए हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, वरना हम आपसे तफसील से सवाल से गुफ्तगू भी करते। अच्छा एजाज साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि बाकी मुल्कों की सोसाइटीज़ में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से ख़ास तौर पर इन चीज़ों की मज़म्मत भी की जाती है और ख़ास तौर पर कार्रवाई का भी कहा जाता है, बल्कि की भी गई है कार्रवाई। जैसे कि सियालकोट वाला सानेहा और जब ये खानेवाल वाला हुआ तो फ़ौरन इस पर एक्शन लिया गया। मतलब ये हमारे अंदर एक रिलीफ, हम इसको कह सकते हैं, पॉजिटिविटी अभी है कि हम इस तरह के वाक़यात पर एक्शन लेते हैं और सज़ा भी देते हैं। देखिए, किसी भी रियासत में इस तरह का वाक़या हो जाना ये कोई आम बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप पूरे इतने बड़े लोगों को एक जैसे माइंडसेट के लोग तो नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका एक अपना मेंटल लेवल होता है और उसके मुताबिक वो काम करते हैं। लेकिन उसके बाद असल बात देखने वाली कि रियासत का रवैया बिल्कुल ठीक है और रियासत ने क्या उस पर एक्ट किया। तो आपने देखा कि जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें देखें कि प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला जो पंजाब उस्मान बज़दार साहब और दूसरे तमाम लोगों ने उस पर एक्शन लिया है और फौरी एक्शन। आप देखें कि सियालकोट, सानिया सियालकोट के जो लोग हैं उनका ट्रायल हो रहा है और जेल के अंदर हो रहा है और इतना स्पीडी ट्रायल हो रहा है कि कुछ 2-3 को तो सज़ाएँ भी होगी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो एग्जाम्पल है। अभी भी जो खानेवाल के वाक़या में आप देखें कि पिछले 15 से 16 घंटे के अंदर 48 लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया और बाकी की भी वीडियो के मुताबिक जो लोग जो कल्प्रेट्स होंगे वो बच नहीं सकेंगे, क्योंकि जाहिर है मजमे में से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना एक मुश्किल और जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, वो मुश्किल बात है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ये सज़ाएँ देना, देखें इतने बड़े मजमा में एक ही अदनान मलिक निकलता है, ठीक है, और बदकिस्मती ये है कि हमें इस तरह अदनान मलिक सारे मुल्क में चाहिए, हर जगह पे चाहिए इस तरह के लोग के जो कि किसी को रोक सके। लेकिन यहाँ पे किसी ने, हालांकि हमने अदनान मलिक को गवर्नमेंट ने उसको अपना आला से आला तरीन अवार्ड भी दिया। हमारी मिनिस्ट्री ने पंजाब में हमने उनको इंसानी हकूक़ के दिन के मौका पर उनको अवार्ड दिया, उनको हर जगह उनकी पजीराई मिली।
लेकिन ये वो अदनान मलिक एक फ़र्द नहीं जिसने वो यकीन करें कि वो ऐसा लगता था कि बाकी सारा जंगल था और एक ही उसमें इंसान बसता था। तो ये इस तरह के लोगों की पजीराई करने का मतलब यही है हुकूमत का कि ऐसे लोग जो हैं वो आगे बढ़ें ताकि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जो कोई वाक़या हो रहा होता है या इस तरह के जो कैमरे से वीडियो बनाने वाले ज़्यादा होते हैं, बचाने वाले कम होते हैं। तो ये इस माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है और इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रही है जो इस तरह के वाक़यात में आगे बढ़कर लोगों को रोकते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा आपका सबका फ़र्ज़ है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो ज़रूरी बात है हम में से इस तरह के मजमे में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो कि इस तरह के लोगों को रोकें। अच्छा मियां शाहिद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे जब एजाज साहब से बात हो रही थी तो उससे पहले मैं आपसे बात कर रही थी ख़वातीन के किरदार के हवाले से। ख़वातीन का किरदार बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है इस सोसाइटी में। किस तरह ख़वातीन इस तरह के रवैयों को पैदा कर सकती हैं कि जो बर्दाश्त लाएँ सोसाइटी में या इस तरह की चीज़ों को जैसे अभी बात कर रहे थे एजाज साहब के एक अदनान मलिक ज़रूर होना चाहिए ताकि वो रोक सके इस तरह के मामलात को। अच्छा, मैं बल्कि कहूँगा एक अदनान मलिक नहीं, हमें सबको अदनान मलिक बनना होगा जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। देखिए ख़वातीन जो माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अगर हम पाकिस्तानी आबादी की बात करें तो पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत अहम हिस्सा ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, जो ये ख़वातीन हर शोबे के अंदर बेतहाशा अपना किरदार अदा कर रही हैं और तरक्कियों की बुलंदियों पर जा रही हैं। तो इसी तरह ख़वातीन को चाहिए बैन-उल-मज़ाहब हमआहंगी के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स की, तो वहाँ पे ख़वातीन टीचर बेशुमार ख़वातीन टीचर्स हैं। अगर वो अपनी क्लासरूम्स के अंदर बैन-उल-मज़ाहब हमआहंगी, रवादारी, मोहब्बत और मुसावात की बात को डिस्कस करना शुरू कर दें तो माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है। ख़वातीन का किरदार बहुत ज़रूरी है, बल्कि ख़वातीन के साथ साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मोहब्बत एक लाजवाब जज्बा है और अगर आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में हम देखें तो आज भी मोहब्बत मौजूद है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में आज भी मोहब्बत ज़िंदा है। बल्कि अभी हालिया दिनों में हमने इसकी एक ज़िंदा मिसाल देखी जब सिंध की एक खातून ने अपने शौहर को जो अपना जिगर का एक टुकड़ा था वो अतिया किया और वो एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगी, फिर उसके बाद इस पर हम बात भी करेंगे। तो उस खातून से पूछा गया कि तुमने अपने शौहर को जिगर अतिया किया है, तो उसने बोला कि मेरा शौहर मेरा सब कुछ है, उसको मुझे अपने जिस्म का सारे आज़ा भी अतिया करना पड़े तो मैं करूँगी। ये मोहब्बत की ज़िंदा मिसालें हैं जो कि हमारे सामने हैं और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की मोहब्बत की ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा, ये भिट शाह की खातून है और इनके शौहर को लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से जिगर चाहिए था, उनको खून की कमी का भी सामना था और जिगर के मसाइल भी थे। तो उनकी बीवी ने ही उनको अपने जिगर का एक हिस्सा अतिया करने का जो था वो बोला कि मैं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। तो उसके बाद उन खातून ने अपने शौहर को ये जिगर का हिस्सा अतिया करके उनकी जान बचाई। अच्छा, जो डॉक्टर जिन्होंने इनके लीवर ट्रांसप्लांट में इनका ऑपरेशन किया वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफान कैसर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफान, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, हीर रांझा की मोहब्बत की दास्तानें हम सुनते थे लेकिन हमने मिसाल भी देख ली है, ख़ासतौर पर मियाँ बीवी में हीर रांझा हो तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो बल्कि मैं आपकी एक वीडियो भी देख रही थी जब दोनों एक दूसरे को हलवा खिला रहे थे तो आप इनसे बात भी कर रहे थे। तो कब आए ये जो साहब हैं आपके पास पहले लीवर ट्रांसप्लांट के लिए? अच्छा, ऐसा है कि इस सिंध में ना हेपेटाइटिस बी और डी बहुत कॉमन है, इस पे हम आवाज भी उठाते रहते हैं। इनका खानदान में पहले ही 3 डेथ्स हो चुके हैं। अच्छा। तो मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ अवेयरनेस के लिए, तो इन मियाँ बीवी ने मेरी वीडियो देखी और ये इधर आके लिवर ट्रांसप्लांट कराने। तो बेगम ने जो है इनका जो हेपेटाइटिस बी और डी की वजह से जो जिगर था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और चौथा दिन था ट्रांसप्लांट का जब ये वीडियो मैंने जाके बनाई और इसकी खातून 4 दिन से मियाँ बीवी मिले नहीं थे। तो ये बड़े ही उदास बैठी थी और परेशान बैठी थी, इवन इनके शौहर इनको बड़ा मिस कर रहे थे। अच्छा। तो ये उस दिन की वीडियो है और फिर जब चौथा दिन था उस दिन ये वीडियो बनाई गई
और 5वें दिन फिर हमने इन्हें मिलवा भी दिया आपस में, और ये एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं है। तो इन्होंने अपना जो हम एक लोब लेते हैं हम लिवर का, जो हम लगा देते हैं पेशेंट में, तो वो जब हमने लगाया तो हमारी टीम है डॉक्टर डोगर, मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ। आई एम अ लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन बेसिकली, तो मेरे जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। तो हम लोगों ने वो जब ट्रांसप्लांट कर दिया, नाउ शी इज परफेक्टली फाइन, दोनों बिल्कुल ठीक है आपके सामने। अच्छा, जब आप इन खातून को ऑपरेशन पे लेके जा रहे थे तब इनके क्या जज्बात थे? क्योंकि हमने वीडियो पहले की भी देखी, बाद की भी देखी कि वो किस तरह अपने शौहर के लिए मोहब्बत के जज्बात रखती हैं, और वो कह रही थी कि मुझे अपने कोई भी जिस्म का हिस्सा अतिया करना पड़ा अपने शौहर को मैं करूँगी। तब उनके जज्बात क्या थे जब आप लोग ऑपरेशन पे लेके जा रहे थे? इसी तरह के जज्बात थे, और शी वॉज वेरी इंथुजियास्टिक इन गिविंग हर लिवर ना, और इसी तरह के उसके जज्बात थे, और बहुत ज्यादा वो पोटेंशिएट थी जिगर देने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताता चलूं, ये तो क्योंकि मीडिया पे एकदम हाईलाइट हो गई, और भी बहुत खवातीन हैं, बीवियां हैं, इवन बेटियां हैं, जिन्होंने, क्योंकि औरत की भी अजमत को सलाम है, बहुत ज्यादा डोनर्स हमारे हॉस्पिटल में 570 के करीब ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और उनमें अक्सरियत खवातीन की हैं जिन्होंने जिगर दिए, किसी ने अपने बाप को, किसी ने भाई को, किसी ने बेटे को, किसी ने अपने शोहर को, और बीवियों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसी तरह वाइस वर्सा शोहरों ने भी दी है बीवियों को, लेकिन औरत की मोहब्बत जो है ना वो लाजवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिंध में तो, और इनका ताल्लुक था भिट शाह से, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती से, जो कहते हैं कि औरत जो है वो इश्क की उस्ताद होती है। तो ये अब आप देख लें कि इश्क की दास्तान जो है, इश्क की दास्तान फिर भिटशा की ज़मीन से फिर से ताज़ा हो गई। हम यही कह सकते हैं कि खातून ने अपने शौहर को जिगर का हिस्सा दिया और उसके बाद उनके शौहर भी ठीक हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो यहाँ पर मेरे जहन में आया था कि जिगर अतिया करने के लिए क्या ब्लड ग्रुप मैच करना ज़रूरी होता है या कोई भी जिगर अतिया कर सकता है? नहीं, ब्लड ग्रुप मैच जरूरी होता है। उसमें फिर हम देख लेते हैं, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी ट्रांसप्लांट भी हम कर चुके हैं। उसके लिए पेशेंट को पहले जो है वो सप्रेस किया जाता है उसका इम्यून सिस्टम। उसके लिए हमारी बोन मैरो टीम है, वो डॉक्टर वहाब डोगर ने टेलर्ड किया था। और पाकिस्तान का पहला हम एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं। वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन ये आइडियली पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। और आमतौर पर जिगर का कितना हिस्सा जो है वो अतिया किया जा सकता है जिससे दूसरे मरीज की जान बच जाए और जो अतिया करने वाला शख्स है उसको भी कोई तकलीफ ना हो? देखिए, इसमें जिगर का हम राइट लोब लेते हैं और वो लोब लेके हम लगा देते हैं। इवन अगर बच्चा हो तो हम लेफ्ट लोब, की माओ ने अपने बच्चों को भी दिए हैं, छोटे बच्चों को, तो हम लेफ्ट लोब लगा देते हैं। एक चीज होती है जिसको हम FLR कहते हैं कि फंक्शनल लिवर रेमिनेंट कितना बचेगा पीछे पेशेंट में, उस हिसाब से हम लोब को कट करते हैं। इसमें बड़ी एनाटॉमिकल वेरिएशन है, लेकिन जिसका जिगर लिया जाता है उसका जिगर भी मुकम्मल ग्रो कर जाता है, और जिसमें जिगर लगाया जाता है उसका भी मुकम्मल ग्रो कर जाता है। अच्छा, मतलब जिगर देने वाले का भी जिगर बाद में ग्रो कर जाता है और जिसको वो पीस लगाया जाता है वो भी ग्रो कर जाता है। ये बड़ी आपने एक जी लिवर की रीजनरेट्स, लिवर रीजनरेट्स। अच्छा, इस सिलसिले में ये भी बताइएगा, अभी जैसे हम इन खातून का जिक्र कर रहे थे, वो तो अपने शौहर के लिए बहुत मोहब्बत भरे जज्बात रखती थी, उनके शौहर की तरफ से क्या रिस्पांस था? वो क्योंकि वीडियोस में तो बड़े खुश नजर आ रहे थे कि उनकी बीवी के जिगर की वजह से वो बच गए हैं, वो खैरियत से हैं। शौहर जानी माई से 4 हाथ आगे है। अच्छा। पर मसला ये है कि वो कैप्चर उस तरह नहीं हुआ। असल जो वीडियो का इनिशिएटिव था वो इसका शौहर ही बना था, क्योंकि वो जिद कर रहा था कि मुझे मिलवाएं इससे। तो फिर मैंने जब जाके ये वीडियो बनाई तो ये बनाई इसीलिए गई थी कि उसको हम इनको वीडियो पे भी मिलवा दें। तो शौहर जो है वो 4 हाथ आगे था अपनी बीवी से। अच्छा, मतलब शौहर ज्यादा था जज्बात में अपनी बीवी से मोहब्बत में, लेकिन वो बस वो खातून का जिगर अतिया करना जो था वो वायरल हो गया, इस वजह से उन खातून को ज्यादा हाईलाइट किया गया। बिल्कुल, ये दोनों ही नहले पे दल हैं। अच्छा चले, माशाल्लाह अल्लाह इनकी जोड़ी भी सलामत रखे, इनके बीच में मोहब्बत को भी कायम रखे। अच्छा, हम बात करें जिगर ट्रांसप्लांट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है जिगर की बीमारी या इससे ट्रांसप्लांट के हवाले से। और अभी मैं एक प्रोग्राम में भी बात कर रही थी कि जो शिफा हॉस्पिटल है वो भी ख़ास तौर पर KP पर इस पर फोकस कर रहा है कि वहाँ पर जो जिगर के मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए। पाकिस्तान में आम तौर पर जिगर ट्रांसप्लांट के मरीजों की तादाद कितनी होती जा रही है और इसके इलाज की सहूलतें कैसी हैं? पाकिस्तान में सालाना 8 से 10 हज़ार लोगों को जिगर की पैवंदकारी की जरूरत है। पाकिस्तान अभी वो कैपेसिटी मीट नहीं कर रहा।
हम गंबट में मुफ्त कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट है। इसी तरह जो ट्रांसप्लांट अभी लाहौर में भी स्टार्ट हो रहा है, जो आपने शिफा इंटरनेशनल का नाम लिया, ये तकरीबन यहाँ ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 71 लाख रुपए है। अच्छा। तो 50 से 70 लाख का लिवर ट्रांसप्लांट होता है, फिर लाइफ लॉन्ग 30,000 रुपया महीना की इम्यूनो सप्रेशन भी खानी पड़ती है। हमारे यहाँ ये फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट है, सारा पैसा सिंध गवर्नमेंट देती है मरीज से। अब ये मुलाजिम, इसका जो मियाँ है ये छोटा मोटा मजदूर है, मुलाजिम हिजानी का जो मियाँ है खान मोहम्मद, तो ये इन लोगों के तो ट्रांसप्लांट शिफा इंटरनेशनल या कहीं भी ऐसे हॉस्पिटल में सोचे भी नहीं जा सकते। सही। चलिए डॉक्टर अरफान, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का, और आपने इतना कामयाब ऑपरेशन किया, इस पे भी आपको मुबारकबाद भी देते हैं। और जैसे कि उन खातून और उनके शोहर की मोहब्बत की हम बात कर रहे थे, तो अल्लाह उनकी जोड़ी भी सलामत रखे, उनकी मोहब्बत को भी कायम रखे। एक छोटी सी ब्रेक से अभी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, अब अगर हम बात करें आसमान पर उड़ने की, तो जहन में आता है कि अच्छा जहाज़ के ज़रिए हम उड़े हैं, लेकिन जहाज़ के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम आसमान पर उड़ सकते हैं। और ज़ाहिर आसमान पर उड़ना किसे अच्छा नहीं लगता, और अगर ख़ास तौर पर पैराग्लाइडिंग के ज़रिए आप आसमान पर उड़ रहे हो तो फिर तो उसका तो मज़ा ही और है। मतलब एक थ्रिलिंग सी एक आती है ना आपको फील कि आप आसमान पर उड़ रहे हैं बगैर किसी जहाज़ के, बगैर किसी सीट के, और आप पूरा मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, ज़मीन को भी देख रहे हैं, आसमान को भी देख रहे हैं, अपने हर आसपास हर चीज़ को खुला देख रहे हैं। मुझे खुद भी बहुत शौक है पैराग्लाइडिंग का, लेकिन चलें, आज से कभी मौका नहीं मिला, ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। हमने अभी बात भी इसी पे करनी है, पैराग्लाइडिंग पे, क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत कम देखते हैं इस तरह की चीज़ों का, स्कोप भी बहुत कम होता है। और एक ख़ास तौर पर अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से चीज़ें इतनी प्रमोट नहीं होती हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है हमारा किरण, पैराग्लाइडर हैं, उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग किस तरह हो रही है और लोग कितने उनका इस तरफ रुझान है। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। हमारा, आप पैराग्लाइडिंग करती हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस तरफ कैसे आई, कैसा शौक़ था आपको, और अभी आपका इतना एक्सपीरियंस इसमें हो गया है तो अभी कैसा फील करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे 13 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, पैराग्लाइडिंग की फील्ड में। तो मुझे शुरू से ही कुछ अलग से करने का शौक़ होता था। मैं चाहती थी कि मैं और लोगों से कुछ मुनफरिद करके दिखाऊं, और इसी तरह से मुझे एडवेंचर का भी थोड़ा बहुत शौक़ होता था। और फिर मैं अब आफ्टर मैरिज जो है ये मैंने पैराग्लाइडिंग की फील्ड को चूज़ किया। मैं भी एक दफ़ा किसी इवेंट पे गई थी, तो वहाँ पर, सॉरी हमारा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, अभी मैं बात कर रही थी जब ब्रेक थी कि शादी के बाद ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, लेकिन आपने तो शादी के बाद ही शुरू किया। हाँ जी, मैंने बिल्कुल शादी के बाद शुरू किया, मगर ये है कि बात वही है कि शौक़ की बात होती है। और हाँ। जब आपके दिल और दिमाग में ये हो कि आपने कुछ कर दिखाना है, तो आप एक ठान लेते हैं और हिम्मत करते हैं और उस राह पर आप चलने लग जाती हैं। ये बार कि मैंने भी काफ़ी जो मुश्किल फील्ड थी वो चूज़ की, और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको ठान लिया कि मैंने करना है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग की फील्ड में आई तो मैंने देखा मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा माशरा किस तरह का है। और पाकिस्तान में अगर आज से आप 14 साल पहले देख लें तो कितना होगा कि फ़ीमेल को एक, अगर वो एडवेंचर स्पोर्ट कर रही है और इस तरह की एक उसने फील्ड चूज़ की है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। मगर उन मुश्किलात को देखते हुए जो मेरी राह में जो रुकावटें थी मेरे इन लॉज की तरफ से, फैमिली की तरफ से, क्योंकि बड़ा मायूब समझा जाता है कि एक फ़ीमेल जो है वो मेल में काम कर रही है। मगर बात इसमें किसी भी स्पोर्ट में मेल फ़ीमेल देखें कुछ नहीं होता, यही होता है कि हम अगर अपनी हदूद को मुकर्रर करते हुए, उनका ख्याल करते हुए, अपने माशरे का जो हमारा एक मुल्क है, इस्लाम है, उसको लेकर चलें और बाइज्जत तरीके से अगर हम कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं तो लेकर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी सोसाइटी को भी साथ लेकर चलना है, और अपनी जो कस्टम है, अपनी चीज़ें हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है। तो जाहिर सी बात है उनको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। मगर मैं यहाँ पर एक इसी प्रोग्राम के ज़रिए जो है मैं एक अहम मैसेज जो फीमेल्स को देना चाहती हूँ कि अगर वो कुछ भी अच्छा करने की ठान लेंगी, किसी भी कोई भी अगर वो चाहती हैं कि कोई भी प्रोफेशन वो चूज़ करना चाहती हैं और कुछ करने की ठान लेती हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद होती है और आप मेहनत करती हैं तो इंशाल्लाह इसी तरह देखें जैसे आज। अच्छा हमारा हाँ यहाँ जी, पे जिस तरह से आज देखिए हम बैठे हैं। जी जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं पैराग्लाइडिंग के हवाले से लोगों को एक अवेयरनेस भी देने के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे कि पैराग्लाइडिंग में अगर कोई शख्स जैसे मैं करना चाहती हूँ तो क्या मैं खुद ही कर सकती हूँ या मुझे पहले किसी ट्रेनर की साथ ज़रूरत होती है या जो एक्सपर्ट होते हैं उसकी ज़रूरत होती है पैराग्लाइडिंग के लिए? हाँ देखिए, पैराग्लाइडिंग के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पैराग्लाइडिंग के जो कोर्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में है। इसमें जिस तरह आप मेरे पास आती हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, तो आपने पहले तो इस एक्टिविटी को नहीं किया हुआ, मगर इसके लिए आपने जिस तरह से एक हमारा इदारा है स्काई हॉक जो भी है, आप एक इंस्ट्रक्टर को उसके पास जाते हैं किसी भी इदारे में, तो आप चाहती हैं कि आप पैराग्लाइडिंग करें, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम आपको बेसिक कोर्स करवाते हैं। बेसिक कोर्स में ये होता है कि उसमें आपकी जो बेसिक लर्निंग होती है उसमें आपको बताया जाता है कि जो इक्विपमेंट है उसके बारे में बताया जाता है। जिस तरह से हमारे पास ये एक हार्नेस सीट होती है, फिर कैनोपी जिसके ज़रिए वो उसके साथ हुक होता है, हार्नेस के साथ कैनोपी है, ग्लाइडर है, और उसके बारे में फिर हम उसको बताते हैं कि इसको कैरी किया किस तरीके से किया जाता है। फिर ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता ये है कि फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आपने उसको इन्फ्लेट करना है, ग्लाइडर को रन लेना है। इसी तरीके से एक हम फिर इस तरह से मैं करती हूँ कि एक जेंटल स्लोप जो हमारे पास ये बनी हुई है हरीपुर में, मंग विलेज है, जितने भी बिगनर्स हैं हम उनको मंग विलेज से फ्लाइट करवाते हैं। वहाँ पर यह कि बड़ी जेंटल सी स्लोप है। अगर कोई बिगनर, जाहिर सी बात है ABC से स्टार्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखती हैं कि एक जो बिगनर है जो सीखने के लिए आया है उसका शौक भी बरकरार रहे और वो जल्द से जल्द सीखता भी जाए। अच्छा, जेंटल तो स्लोप से उसको टेक ऑफ करवा दिया जाता है। जब कोई पैराग्लाइडिंग के लिए, मतलब जैसे शौकिया लोग जाते हैं एक दिन की और आ गए वापस, अगर इस तरह कोई जाते हैं तो अगर वो खुद करना चाहे या किसी ट्रेनर के साथ करना चाहे, इंस्ट्रक्टर जो है उसके साथ करना चाहे, तो क्या इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि ये जो पैराग्लाइडिंग जो की जा रही है तमाम चीज़ें पूरी हैं, सही हैं? क्योंकि जैसे जहाज़ को उड़ने से पहले तमाम उसका सिस्टम देखा जाता है ना, टेक्निकल सिस्टम जो होता है देखा जाता है, उस तरह मैं पूछना चाह रही हूँ कि तमाम चीज़ों को देखा जाता है, तसल्ली बख्श करार देने के बाद वो पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता, वो पैराग्लाइडिंग का एक देख लेते हैं। जिस तरह से डिफरेंट इदारे बने हुए होते हैं कि वो सर्च कर यहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है। मेक श्योर कि आप जिस इंस्ट्रक्टर के पास जा रहे हैं वो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है। हाँ, वो क्या उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं और उसका एक जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखनी चाहिए। फिर जो अगर मैं बात कर लूँ कि मेरे पास जो ग्लाइडर्स हैं, सर्टिफाइड ग्लाइडर्स हैं, उसमें हम बिल्कुल देखिए इसमें लाइफ इन्वॉल्व होती है, रिस्क किसी भी एडवेंचर में हम ले नहीं सकते। उसमें ये होता है कि आपके तमाम सेफ्टी गियर्स पूरे होने चाहिए। जो हमारी हार्नेस सीट है वो बिल्कुल उसकी बैक प्रोटेक्शन होती है। हम बिल्कुल भी ट्रेनिंग हार्नेस नहीं यूज़ करते, क्योंकि ट्रेनिंग हार्नेस इन केस के अगर कोई भी पैसेंजर ड्रैग होता है तो वो जो बैक प्रोटेक्शन जो हार्नेस है वो उसको सपोर्ट करता है। फिर जो है ग्लाइडर जो है वो सर्टिफाइड ग्लाइडर होती हैं। फिर ट्रेनिंग का भी अपना एक तरीका कार होता है। एक जो है हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो स्लोप के ऊपर होता है, एक लैंडिंग एरिया में होता है, और दूसरा जो होता है वायरलेस होती हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे वायरलेस होते हैं जिन पर जो इंस्ट्रक्शन उनको क्लियर मिलती है वो फॉलो करती हैं। और इस तरीके से सेफ्टी गियर्स तो मस्ट है ना। और उसमें जो है कि जो ग्लाइडर्स हैं वो हम ट्रेनिंग के जो हमारे ख़ास ग्लाइडर्स होते हैं हम वो ही यूज़ करते हैं। सर्टिफाइड कंपनी से वो ग्लाइडर्स होते हैं। तो रेस्क्यू के हवाले से भी आप लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया होता है कि खुदा ना खासा अगर कोई हादसे के हवाले से अगर मालूमात हैं या कुछ ऐसा होने जा रहा है तो रेस्क्यू का पूरा सिस्टम मौजूद होता है?
जी जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए 14 इयर्स तो मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, और बीकन हाउस जैसी बच्चियां बच्चे देखें वो इतने नाजुक होती हैं, हाई टेक की बच्चियां बच्चे, यूनिवर्सिटी से बच्चियां बच्चे आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि आज तक मेरी तो लाइफ में कोई इस तरह की इंजरी नहीं हुई, कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि देखें सेफ्टी सबसे पहले तो ये होता है कि आप देख लें कि किस बच्चे को आपने उड़ाना है, उसकी ट्रेनिंग इस काबिल है कि वो फ्लाई कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई आज तक मेरे तो 14 इयर्स में आज तक कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ किसी बच्ची के साथ। देखी जाती है कि जो पैराग्लाइडिंग करने के लिए जो लोग आए हैं उनका वेट भी क्या देखा जाता है कि वेट का भी कोई मसला है कि नहीं है, कि ज़्यादा वेट है तो नहीं कर सकते हैं, कम वेट है तो कर सकते हैं? हाँ 100 kg तक हो वेट कुछ भी नहीं है। उसमें हम ये भी होता है कि जो 100 से अबव होते हैं उस पर हमारे पास हम उनको टेंडम राइड्स करवा देते हैं, मगर बहुत ज़्यादा वेट का भी होना कोई नहीं होता ये, क्योंकि ये देखिए एक स्किल है, इसको आपने कंट्रोल करना है। और दूसरा ये है कि स्किल की बुनियाद पर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि हेल्दी बंदा हो, मगर ये है कि वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब ज़हनी तौर पर भी हेल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि हवा में जाए और चीखें मारना शुरू कर दें। नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है, मगर वैसे ये है कि बड़ा एंजॉय करते हैं अगर हम कर लें एक दफ़ा। तो ऐसा फिर मैं आपको बताती चलूँ कुछ लोग होते हैं एक्सपीरियंस किया है कि लोग हवा में जाती चीखें मारना शुरू कर दें कि मुझे उतारो नीचे। हाँ मेरे साथ तो खुशी से काफी लोगों ने चीखें मारनी शुरू की है, खौफजदा होके कभी किसी ने कोई चीख नहीं लगाई, क्योंकि उनको एक नई चीज लगती है। देखें वो परिंदों की तरह हवा में उड़ रहे हैं तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप देखें क्लाउड्स देख रहे हैं और बिल्कुल आपकी एक ये कि विदाउट इंजन आप एक बैठे हुए हैं, और वो एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। शायद वो मैं अभी भी आपको जैसे मैं फील कर रही हूँ कि मैं लफ्जों में आपको बयान नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मतलब एक एक्सपीरियंस करना बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि इस तरह की जैसे अभी आप बात भी करी थी, स्पोर्ट बहुत कम है, मतलब जो एक्साइटमेंट वाले हैं या थ्रिलिंग किस्म के हम कहते हैं, बहुत कम ऐसी की एक्टिविटीज़ हैं। तो पैराग्लाइडिंग में अभी जैसे अब ये चीज़ प्रमोट भी हो रही है, लोगों को पता भी चल रहा है कि पाकिस्तान में भी पैराग्लाइडिंग होती है, लोगों का इंटरेस्ट कितना है इसमें? हाँ बस अभी ये है कि सबसे पहले तो ये है कि पहले तो अब ये सोशल मीडिया हमारा माशाल्लाह से इतना एक्टिव है, जिसकी वजह से अब डोर टू डोर ये हमारा जो है मैसेज चला जाता है। तो अब देखें काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं और करते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, उनको पता चलता है। और ये है कि जो इसका मैं कह दूँ कि रेशो जो है वो थोड़ी सी कम है लोगों की, क्योंकि वो थोड़ा एडवेंचर की तरफ फ्लाइंग की तरफ कम आते हैं। मगर मैं कहती हूँ कि ये प्रोफेशन को चूज करना चाहिए और फ्लाइंग करनी चाहिए। फ्लाइंग बहुत अच्छी है, और देखिए एक डिफरेंट सी स्पोर्ट है ना, अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग है कि और जो हम स्पोर्ट्स करते हैं, एडवेंचर करते हैं, ये बिल्कुल अलग और यूनिक एडवेंचर है। तो मैं कहती हूँ कि लोग थोड़ा सा अगर इसके ऊपर ध्यान दें, खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है उसको तो बिल्कुल फ्लाइंग करनी चाहिए और पैराग्लाइडिंग ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन हमारा मुझे बताएगा कि क्या गवर्नमेंट सपोर्ट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है? जी जी, गवर्नमेंट सपोर्ट तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। और भाई बिल्कुल अगर मैं देखती हूँ कि अभी थोड़ा बहुत कुछ गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत एक्टिव हुई है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि स्पेशली कि फ़ीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी आगे आएँ। क्योंकि देखें अगर कोई फ़ीमेल आएगी, मेल तो बहुत से पैराग्लाइडिंग कर रही है, अगर कोई फ़ीमेल एक यूनिक काम कर रही है तो वो इस स्पोर्ट के बगैर, किसी की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल नहीं कर सकती। मगर मैंने तो जो 14 ईयर्स हो गए हैं मैं विदाउट किसी सपोर्ट के कर रही हूँ, मगर मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना दरपेश हुआ है। मगर इतनी मुश्किलात हर एक आम फीमेल जो है वो हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्पेशली जो है ना गवर्नमेंट को फीमेल को काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दीगर मुल्कों में पूरी दुनिया में हमारा एक अगर फीमेल इतना अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी कर रही हो और बड़ा टेक्निकल काम है, ये कह रही हैं आप। हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी जी,
तो मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से हमारे मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुल्क का नाम भी रोशन होगा, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आएगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में इस तरह के स्पोर्ट में भी खवातीन जो हैं वो आ रही हैं और शौक से आ रही हैं और शासन को सपोर्ट भी मिल रही है। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी गुफ्तगू का। अब एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।